नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। प्रदेश के 17% वोट बैंक यानी एससी पर बीजेपी और कांग्रेस ने नजरें गड़ा दी हैं। बीजेपी दलितों को लुभाने के लिए संत रविदास यात्रा निकालने जा रही है। जाहिर सी बात है कि दलित एमपी के चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन बीजेपी की यात्रा पर कांग्रेस निशाना साध रही है। अब सवाल यही कि आखिर इस बार दलित किसका साथ देंगे? क्या बीजेपी की यात्रा का असर एससी वोटर्स पर पड़ेगा या 2018 की तरह कांग्रेस इस वर्ग को लुभा लेगी? आखिर एमपी के दंगल में दलित किसका मंगल करेंगे? आज चर्चा में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का निशाना। आदिवासियों के साथ ही अब बीजेपी दलितों पर भी फोकस करने जा रही है। मंगलवार को 5 घंटे चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में इसको लेकर रणनीति बनाई गई। तय हुआ कि बीजेपी 5 जगहों से संत रविदास यात्रा निकालेगी, जो 12 अगस्त को सागर में जाकर पूरी होगी। इसमें सभी जगहों से मिट्टी और नदियों से जल एकत्रित करके इसे सागर लाया जाएगा और यही 100 करोड़ में बनने वाले संत रविदास मंदिर का काम शुरू होगा। यानी साफ है कि चुनावी समर में बीजेपी अनुसूचित जाति वर्ग को साधने की कवायद में जुट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी देश के संत महापुरुष और जो भारत की संस्कृति और हमारी जो सांस्कृतिक अधिष्ठान के प्रतीक हैं, उनके बारे में जन जन में जागरण करने का काम शुरू से करती रही है। महापुरुषों के बारे में बताना और नए युग, नई जो हमारी जनरेशन है, जो हमारा ये युवा पीढ़ी है, उनको प्रबोधन करना। इसी क्रम में रविदास यात्रा निकल रही है, जो रविदास जी की बड़ा प्रतिमा सागर में लगेगी, तो उस जगह पर उस यात्रा का समापन होगा। वहीं आदिवासियों को लुभाने के लिए 22 जून को बीजेपी ने रानी दुर्गावती गौरव यात्रा की शुरुआत की थी। इसका समापन शहडोल में पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ था। कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश के एससी वोट बैंक पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजरें हैं, क्योंकि इस वर्ग का जिस पार्टी को साथ मिलता है, सत्ता तक पहुंचने की उसकी राह और आसान हो जाती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी इस वर्ग ने अहम रोल निभाया था और यही वजह है कि बीजेपी की दलित यात्रा पर कांग्रेस उस पर निशाना साध रही है। आप कितने ही सारे इवेंट कर लें, कितनी ही यात्राएं निकाल लें और कितने ही स्टेशनों की इमारतों के नाम बदल दें, लेकिन हकीकत ये है कि भाजपा की मानसिकता, कल भी इनके बारे में विचारधारा खराब थी और आज भी इस वर्ग के बारे में दमनकारी विचारधारा। चाहती है। हालांकि बीजेपी की यात्रा से उसे कितना फायदा मिलेगा और कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा, ये चुनाव नतीजों के बाद ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो एमपी के इस चुनावी दंगल में दलित किसका मंगल करेंगे, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए 2 वरिष्ठ पत्रकार, अजय वकील और देवदत्त दुबे। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले वकील जी, आप ही के पास कि चुनावी साल है, तो जाहिर सी बात है कि सारी पार्टियां अपने अपने उपक्रम में जुटी हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि सागर में एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी ने किया, जिसमें संत रविदास का एक मंदिर बनाने की घोषणा हुई कि 100 करोड़ की लागत से बनेगा सागर के पास। और बाद में ये भी कहा गया कि हर घर से एक एक मुट्ठी और एक एक रुपया भी इकट्ठा करेंगे इस मंदिर के लिए। और अब जो बैठक हुई है बीजेपी की, उसमें कहा गया है कि अब 4-5 स्थानों से दलित यात्राएं निकाली जाएंगी, इस प्रकार से दलित गौरव, और जिसका समापन सागर में होगा। तो आपको लग रहा है इन यात्राओं का कोई सियासी फायदा
चुनावी साल में पार्टियों को मिलेगा? क्यों नहीं? जी वकील जी। किससे? वकील जी आवाज़ आ रही है आपको? किससे? दुबे जी आप ही, क्योंकि आप हमसे? सागर को बेहतर समझते हैं। दुबे जी के पास फिर जाऊंगा शायद। वकील जी के पास कुछ तकनीकी कारणों से उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही। जी मेरी आवाज आ रही है? बुंदेलखंड में लगभग हर सीट पे 30 से 35, 40, 45 हजार तक दलित वोट हैं। हर एक सीट को प्रभावित करते हैं। और वहाँ जो रविदास जी का मंदिर 100 करोड़ की लागत का बनने जा रहा है, तो उसको और अधिक प्रभावी महिमा मंडित करने के लिए भाजपा ये यात्राएं निकाल रही है। और निश्चित रूप से कुछ तो असर होता ही है इन कार्यक्रमों का, क्योंकि उस वर्ग को एक लगता है कि हमसे हमारे लिए महत्व दिया जा रहा है, सभी जातियों के मंदिर बन गए तो इनका रविदास जी का ही बन रहा है। पिछले दिनों जो दलित समाज के जो उनके माते मुखिया होते हैं उनका भी सम्मान हुआ, संत रविदास की विचारधारा के संतों का भी सम्मान हुआ। और अब ये वोट बैंक जो पहले कांग्रेस का हुआ करता था कि अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, तो भाजपा जो लगातार आप देख ही रहे हैं कि आदिवासियों के लिए तो कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर चल ही रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड में इस समाज को बहुत पहले से रणनीति जोड़ने की चल रही है। जब सागर लोकसभा आरक्षित थी तब भी जीत रही थी ये सीट, और अब जो टीकमगढ़ आरक्षित है तो वो भी जीत रही है। और दलित वर्ग की अधिकांश सीटें जैसे नरियावली है तो वो भी लगातार जीत रहे हैं। पहले खुरई जीत रही, अब बीना जीत रहे हैं। तो ये जो उन्होंने पहले से ही तय किया हुआ कि इस वर्ग को साधना है, तो उस वर्ग के नेताओं को वहाँ भी महत्व दिया गया। और ये जो मंदिर बनेगा एक तरह से एक तीर्थ बन जाएगा दलितों का, और वहाँ से जो एक केंद्र बनेगा जहाँ से चर्चाएं शुरू होंगी और उन समाज के जो उद्धार के कार्यक्रम होंगे, तो एक पार्टी के जो सोची समझी रणनीति के तहत है तो उसमें उनको फायदा मिलेगा। लेकिन वही है कि इसका क्रियान्वयन कब होता है, कैसे होता है, कौन लोग आगे आते हैं, और जो विसंगतियाँ कई बार जो योजना बनती है और उसके बाद जो क्रियान्वयन में विसंगतियाँ आती हैं कि वो दूर कर ली जाए तब तो फायदा है। अन्यथा इसमें फिर स्वामित्व को, अधिकार को लेकर कौन का कब्जा रहेगा, कौन प्रमुख रहेगा, इसको लेकर भी होती है। और दलितों में भी कई हैं, अहरवार हैं, खटीक हैं, जाटा और लंबी फहरिस्त है। बिल्कुल जी, तो वो भी एक होता है, लेकिन इसको सबसे साधने की जरूरत है। और यदि ये होता है तो एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। जो देश में जैसे उन्होंने कहा राम मंदिर का बहुत चर्चा है, तो एक हिंदुओं में सब में चर्चा बनी, ऐसी बुंदेलखंड में इस समाज में ये चर्चा बन रही है कि वहाँ आसपास लोग जमीनें खरीदने लगे हैं कि अपना एक मंदिर बनेगा तो यहाँ लोग आएंगे बाहर से, तो हम यहाँ होटल धर्मशाला बनाएंगे। ऐसा बहुत सारी वहाँ सनसनी है। भाजपा उसको लगातार हाइट भी दे रही है, बड़े बड़े कार्यक्रम उसी की चर्चा हो रही। कल की कोर कमेटी की जो चर्चा हुई वो इसी पे हुई, और दलित वर्ग की 5 जगह से प्रमुख स्थानों से यात्राएं निकल रही हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आदिवासी वर्ग को साधने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कमलापति स्टेशन का नाम और जितनी गतिविधियां चल रही, उसी दिशा में दलित वर्ग को साधने के लिए ये भी एक बहुत बड़ा काम भाजपा करने जा रही है। जी तो वकील जी 17% वोट बैंक और 35 सीटें और लगभग 50 सीटों पर प्रभाव, तो जाहिर सी बात है कोई भी इसको लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान ग्वालियर चंबल में हुआ था, तो आपको लग रहा है कि जो बुंदेलखंड की ये यात्रा है वो चंबल तक में दलित वोट बैंक में बीजेपी की पेट को पिछली बार जितना मजबूत कर पाएगी? आवाज आ रही है आपको वकील जी? हाँ आ रही है जी। किसको आवाज? आपकी आवाज नहीं आ पा रही वकील जी? हाँ जी, बोलिए। आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही। हाँ बताएं। मैंने कहा 17% वोट बैंक 35 सीटें और 50 सीटों पर प्रभाव, और ग्वालियर चंबल में पिछली बार जो नुकसान हुआ था बीजेपी को दलित वोट बैंक में, तो अब की जो स्थितियाँ हैं और बीजेपी जो दलितों को लेकर यात्रा निकाल रही, तो क्या ये जो बुंदेलखंड की ये यात्रा है ग्वालियर चंबल और बाकी के प्रदेश में भी बीजेपी को कुछ फायदा देंगी? निश्चित रूप से देखो, यात्राएं और चुनाव, बीजेपी की यात्राएं चुनाव, ये इसमें एक अद्भुत संयोग रहता है कि यात्राएं ज्यादातर जो है वो चुनाव के पहले आयोजित होती हैं और निकलती हैं जी। उसका धार्मिक जो उद्देश्य होता है अपनी जगह है, मुख्य उद्देश्य इसका जो है वो चुनावी होता है
ताकि उस समुदाय के वर्ग के वोटों को मोबिलाइज किया जा सके, उनको ऑर्गेनाइज किया जा सके। संत रविदास जयंती मनाने की बात है तो बीजेपी ने जो है इसका निश्चित स्पष्ट उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में 35 सीटें दलितों के लिए, दलित समाज के लिए आरक्षित हैं और आपने बताया कि 17% वोट हैं। तो पिछले 2018 के चुनाव में ST सीटों पर बीजेपी को भारी झटका लगा था। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि वो उसमें बड़ा हिस्सा उस समुदाय का कांग्रेस की तरफ चला गया था और इसी कारण से बीजेपी वापस तीसरी बार लगातार सत्ता में लौटने में कामयाब नहीं हो पाई। तो अब सवाल ये है कि अगर इस वोटों को कैसे वापस लाया जाए, तो इसके लिए अलग अलग तरीके वो बीजेपी अपने ढंग से करती है। वो रविदास जयंती भी उसी का हिस्सा है। जहाँ तक इसके धार्मिक पक्ष का सवाल तो अच्छी बात है, अगर रविदास जी का अगर मंदिर बन रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन कुल मिला के इसका मकसद असल में उन 35 सीटों पर वोटों को साधना है जहाँ पर दलित समाज का वोट निर्णायक है और उस जो सरकार बनाने में सहायक हो सकता है। जी। अब आपने जो पूछा है कि भाई ये यात्रा इन तीनों क्षेत्र, बल्कि इसमें आप बिंदु भी जोड़ लेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा सही होगा, क्योंकि पूरा उत्तर मध्य प्रदेश का पूरा पट्टा है ये, जो चंबल, बुंदेलखंड और बघेलखंड, इन तीनों को कवर करता है। तो यात्राएं जब निकलेंगी जहाँ इस पूरे इलाके में दलित समुदाय के वोट हैं, उनको निश्चित रूप से भाजपा की तरफ लाने मददगार होगी। दूसरी बात यह है कि इसके पीछे एक चिंता बीजेपी की और भी है कि ये वो इलाका है जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का भी काफी असर रहा है और मध्य प्रदेश में तो लगभग 5% वोट उनका फिक्स है। बिल्कुल। इस बार जो है वो बसपा के अलावा भीम आर्मी भी एंट्री कर रही है, मध्य प्रदेश के अंदर करेगी, तो दलित वोट और बिखरने का या उनकी तरफ जाने का खतरा बीजेपी को लग रहा है। तो इन सब चीजों को न्यूट्रल करने के लिए, उनको डिफ्यूज करने के लिए बीजेपी यात्राएं आयोजित कर रही है। कितनी सफल होगी ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन अगर ये जयस और वाकई आपने जिक्र किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कह रही 230 सीटों पर लड़ेगी, तो जाहिर है उसमें SC ST की सीटें भी हैं, तो जो ये बिखराव होगा दलित वोट बैंकों का, वो किसके पक्ष में फायदेमंद होगा और किसको नुकसान हो सकता है? देखिए, अब इसका कितना नुकसान होगा इसका भी अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। आम आदमी पार्टी की आपने बात की तो आम आदमी पार्टी का पिछले चुनाव में तो केवल 1% वोट था और उनका कोई ऐसा किसी खास समुदाय पर केंद्रित वोट नहीं है। लेकिन अगर इन सीटों पर भी अगर अपने उम्मीदवारों खड़े करते हैं दलित सीटों पर, तो निश्चित रूप से वो भी कुछ वोट काटेंगे। और वोट किसका कटेगा ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। वो कांग्रेस का भी कट सकता है, बीजेपी का कट सकता है और बसपा के वोट बैंक में भी संग ले सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये है कि बसपा को खतरा आम आदमी पार्टी की बजाय भीम आर्मी से ज्यादा होगा, क्योंकि चंद्रशेखर रावण जो है वो बहुत तेजी से दलित समाज के एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। पिछले दिनों में जानलेवा हमला भी हुआ था। तो ये BSP के वोट को वो अपने पाले में खींचना चाहेंगे, तभी उनका वोट बेस बनेगा। अभी आगे चलकर हो सकता है दूसरी पार्टी को भी वोट में सेंध लगाए वो, लेकिन फिलहाल तो कम से कम स्थिति ऐसी लग रही है कि पहला टारगेट उनका BSP होगा। आम आदमी पार्टी दलित सीटों पर कितना असर दिखाएगी अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो दुबे जी कहना मुश्किल है, लेकिन एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि जो वोट बैंक की बात हो रही है कि 2018 हमने देखा, इसके पहले जो उज्जैन में महाकुंभ हुआ था तो अलग से एक दलित महाकुंभ भी आयोजित किया गया था, जिसमें अमित शाह भी पहुँचे थे, बीजेपी के तमाम सारे नेता थे। लेकिन चुनावी डुबकी के बाद चुनाव में कोई उसका फ़ायदा नहीं मिला था उसमें। लेकिन इस मंदिर के निर्माण के बाद जो वकील जी ने भी कहा, आपने भी कहा, कुछ तो फ़ायदा होता ही है। लेकिन जो दलित वोट बैंक का बिखराव है, तो वो क्या एक छाते के नीचे आ पाएंगे? जो आपने पहले भी जिक्र किया था कि कई सारे उसमें बटे हैं, कि खटीक हैं, जाटव हैं, तमाम सारे लोग उसमें हैं। देखिए, कोई भी जात एक मुश्त तो जाती नहीं, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। और जब जैसे कोई पिछड़ा वर्ग की बात करें तो जब यादव आमने सामने उम्मीदवार होंगे, लोधी कुर्मी तो वो बढ़ जाते हैं। तो ये तो कहने की बातें होती हैं। परिवार आजकल एक मुश्त नहीं जाता वोट डालने, कोई सब स्वतंत्र हैं, जागरूक हैं। लेकिन पहले जो धारणा बनी थी ये वोट बैंक कांग्रेस का है, वो कहते ही थे हमारे अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित वर्ग, उस धारणा को भाजपा लगातार तोड़ रही है। और अब तो कुछ देर से वो अल्पसंख्यक वर्ग में भी सेंध लगा रहा है। आदिवासी और दलितों को तो बहुत पहले से कार्यक्रम चल रहा है। पहले राष्ट्रपति कौन बने थे। हाल ही हमने देखा कि आदिवासियों के लिए अभी यात्रा निकली 22 से 27 जून तक। प्रधानमंत्री को उसका समापन करना था शेड्यूल में, लेकिन वो फिर बाद में 31 तारीख को कार्यक्रम हुआ। हाँ, ये तो आप पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं। जबलपुर में पहले अमित शाह आए, फिर अब 15 नवंबर उन्होंने गौरव जाति जन दिवस घोषित ही कर दिया। तो दलितों के लिए भी ये बहुत काम किया जा रहा है अंदर ही अंदर। और उनको माते मुखियों को उनके बीच उनके पदाधिकारी जा रहे हैं, उनके सब बैठकें भी कर रहे हैं
कि भाजपा ने ये योजनाएं चलाई हैं, ये वर्ग को फायदा दिया है। तो ये जो सब है, लेकिन ये जो ऑल ओवर एक केंद्र होना चाहिए कि जो आपका एक गौरव बने, एक स्थान ऐसा बने, तो इस मंदिर के माध्यम से वहाँ से वो गतिविधियाँ संचालित होंगी कि जिससे एक स्वाभिमान जाग सके, क्योंकि बहुत छोटे छोटे मंदिर इस वर्ग के होते हैं। रविदास की कई जगह हर गांव में मंदिर बन रहे हैं, लेकिन एक विशाल मंदिर जैसे सब जगह राम जी के छोटे छोटे मंदिर, लेकिन अयोध्या के मंदिर की बात ही अलग है कि अब जो बनेगा वो विश्व का पर्यटन केंद्र बनेगा। तो ये जो एक तीर्थ बनने जा रहा है, इससे एक ऐसा केंद्र बनेगा जिससे वो संदेश अपने प्रसारित करेंगे, किसने बनाया, कैसे बना, और उसमें जो हर गांव से एक एक मुट्ठी मिट्टी लाई जा रही, तो जोड़ने का जो कार्यक्रम, वहाँ से कुछ अनाज भी इकट्ठा किया जा रहा, पैसे भी इकट्ठे, हर सहभागिता के लिए, जोड़ने के लिए। तो एक जब कोई देता है तो उसका एक मन स्थिति जो जुड़ती है ना, तो जोड़ने का एक जो प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 2018 में दलित और आदिवासी ही जो जगह जगह खिसक गया था, इस कारण उनकी 15 वर्षों की सरकार चली गई थी, और तभी से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ग में विशेष लोगों को भेजा जा रहा है, और अभी तो ये ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया है कि जिसमें पूरे समाज को, लाल सिंगार को देखो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया मध्य प्रदेश से, बिल्कुल। तो वहाँ चंबल में जो हुआ था ना पिछली बार, जो अप्रैल को घटना हुई थी, बिल्कुल एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में जो कुछ घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद वहीं से उन्होंने वो बनाया। बीजेपी में बस यही कि डैमेज कंट्रोल तुरंत हो जाता है। कांग्रेस में चीजें जो हमेशा टालते रहे, इसी कारण जो पार्टी शून्य से शिखर पर थी वो आज सिमट गई है, वो जो शून्य पे थी वो शिखर पे पहुंच रही, कि बस डैमेज कंट्रोल तुरंत होता है कि कहाँ असंतोष पनप रहा है, एंटी इनकम्बेंसी पर, उसी पर काम लग जाता है। तो पूरा जो सत्यनारायण जटिया जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे, तभी से उन्होंने शुरू कर दिया था कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि यदि आप धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण, थावरचंद गहलोत को भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी मिली, अब के वो राज्यपाल भी हैं। बिल्कुल। तो यहाँ मध्य प्रदेश में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की कोई संभावना थी नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में हो जाता है। यहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या कम है, यहाँ जाति आधार पर भी वैसी जाति की राजनीति रहेगी, लेकिन छोटे छोटे जो पॉकेट है, देखना आपने भी देखा होगा, उन्होंने कई जो बोर्ड गठित किए हैं, वो भी ये छोटी छोटी जातियों के बोर्ड गठित कर रहे हैं। तो उससे जो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फार्मूला उनका कारगर रहा है ना, पहले ओपी राजभर साहब थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर अपना दल। ये उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने उस समय प्रयोग शुरू किया था कि जिन जातियों की संख्या छोटी है उनके बोर्ड, जैसे माटी कला बोर्ड बना, और ऐसे इतने छोटे छोटे बोर्ड बना के और एक बड़े केंद्र में समाहित करने की जो पार्टी की रणनीति है। तो उनके जो विचारक है, संघ के जो फीडबैक आता है, उसके आधार पर ये हो रहा है। लेकिन केवल इसी के आधार पर वोट नहीं मिलते, उनकी योजना है, उनके नेतृत्व, उनके बीच काम करने, बहुत सारी चीजें हैं। एक बार बीजेपी ने कर लिया कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये वोट कांग्रेस का, ये बीजेपी। उन्होंने सब जगह अपनी अपनी सेंध लगाई है, सबका साथ जो सबका विकास का वो नारा देते हैं। तो सबको जोड़ने का, सबकी वोट लेने का जो गुप्त एजेंडा रहता है वो यही रहता है, और उसी की दिशा में ये काम किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और अभी जो होगा, इसका निर्माण जो शुरू होगा, जिस दिन शिलान्यास हो, भव्य कार्यक्रम होगा, तो उससे चुनाव के पहले ये सब कर लेंगे, आचार संहिता लगने के पहले उसका मैसेज शायद लोकसभा तक जाएगा। तो वकील जी, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि पिछले अगर 3 चुनाव की बात करें हम, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा पर पूरे प्रदेश में निकलते थे। अभी तक ये यात्रा फाइनल नहीं है। ऐसे में जो आदिवासियों की यात्रा निकल रही, 3-4 जिनका समापन हुआ, अब दलितों के बीच एक यात्रा निकाली जा रही, तो ये क्या उतना इम्पैक्ट आएगा इसका जो जन आशीर्वाद यात्रा का आता था? जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर पार्टी के बीच मतभेद है, तो वो अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के कोई संशय है, या फिर कोई लेकर के मतभेद है, या उनको लग रहा है कि ये आशीर्वाद, ये यात्रा जो शायद उतनी सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, ये रविदास वाली यात्रा तो हो सकती है। इसके अंदर एक संदेश समरसता का भी छिपा हुआ है, जिसको हमें ध्यान रखना होगा जी। क्योंकि रविदास केवल दलित समाज के आराध्य नहीं है, वो पूरे हिंदू समाज के आराध्य है। ये भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। इसका भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा निश्चित रूप से। तो भैया ने सही कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर वो उस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण उतना हो नहीं सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यकों की संख्या है ही बहुत कम। तो सवाल है कि जातीय ध्रुवीकरण या जिसको कहते हैं एंटी पोलराइजेशन कैसे किया जाए, इस पर बीजेपी खेल कर रही है, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत सफलता से करके दिखाया है। क्योंकि हम जब दलित एक समुदाय की बात करते हैं,
तो दलितों में भी जातियां हैं, उपजातियां हैं। बिल्कुल। तो जब चुनाव में दोनों एक ही समाज के अलग अलग जातियों के लोग खड़े होते हैं चुनाव में, तो वहां भी ध्रुवीकरण अलग अलग तरीके से होता है। इसके अंदर जो बाजी मार जाएगा वो सीट जीत लेता है। तो शायद जो संघ का एजेंडा वो भी आगे बढ़ जाएगा इसके बहाने कि एक गांव, एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान। हाँ, निश्चित रूप से भाई सामाजिक समरसता का जो आरएसएस का आंदोलन है और वो सही भी है, अच्छा है। अगर हिंदू समाज को आप एक कर रहे हैं, सरदार पर एक जाति भेद मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे तो इसमें तो कोई तोरार हो ही नहीं सकती, ये होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर मैंने कहा ना सामाजिक समरसता की बात है कि संत रविदास केवल दलित समाज के या किसी एक खास जाति के नहीं है, वो पूरे हिंदू समाज के संत हैं, आराध्य हैं। ये अगर इसके माध्यम से संदेश जा रहा है तो ये अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां क्या समरसता के हिसाब से ये सारे कार्यक्रम कर रही हैं? नहीं, देखो राजनीतिक समरसता नहीं है इसमें, मैं सामाजिक समरसता की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो सामाजिक समरसता तो उससे होगी, राजनीतिक समरसता नहीं हो सकती है। बीजेपी कांग्रेस नहीं जाएगी कि ये मंदिर बने भी तो कम से कम बीजेपी को उसका श्रेय मिले, राजनीतिक लाभ उसका मिले। तो ये तो स्वाभाविक है क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह है। लेकिन फिर भी अगर एक बहुत ही व्यापक संदर्भ में हम जिसको देखें तो अभी तात्कालिक रूप से तो बीजेपी को उसका फायदा हो सकता है, क्योंकि एक दलित समाज में संदेश जाएगा कि भाई बीजेपी केवल एक खास वर्ग या खास समुदाय की चिंता नहीं करती है, सभी समाजों की चिंता करती है। तो और एक वो जो वर्ग है जो बहुत ज्यादा राजनीतिक समझ नहीं रखता है या उसके बहुत राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, उन लोगों के लिए तो एक सकारात्मक मैसेज जाएगा इससे। और बीजेपी के लिए फायदा है क्योंकि जातियों में बढ़ के वोट करने से अच्छा अगर हिंदुत्व के एक छाते के नीचे अगर सारे लोग आकर वोट करें तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट भी है। बीजेपी दूसरे को इस तरह के जो उनके फार्मूले हैं या टोटके कह लो, जो भी आप कह लो उसको, ये उसको मात दे देंगे और अंततः वोटर भाजपा के पक्ष में फिर से बोलबंद होगा। अब ये होगा कि नहीं होगा ये तो चुनाव ही बताएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद अजय जी आपका और दुबे जी आपका। तो एमपी में मंगल किसका करेंगे दलित, ये तो अपनी जगह सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि अगर ये सामाजिक समरसता इससे आती है समाज के बीच में, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि राजनीतिक दल तो वोट की राजनीति के लिए सारी यात्रा निकालते हैं, लेकिन समाज पर उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सकारात्मक असर देखने को मिलता है। तो उम्मीद की जाना चाहिए इन यात्राओं का भी सामाजिक असर भी देखने को मिलेगा, सामाजिक सद्भावना बढ़ेगी और सामाजिक समरसता अगर बढ़ती है तो समाज के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, प्रदेश के लिए भी अच्छा है और राजनीतिक दलों के लिए तो हमेशा से अच्छा रहा ही है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।